एग्री स्टडी इंडिया के प्रोग्राम में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी। इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाली श्रृंखला आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो चलते हैं हम लोग आज की श्रृंखला की तरफ। आज की श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, फाइटोक्रोम भाग लेते हैं। जो फाइटोक्रोम होते हैं वो भाग लेते हैं किस किस में? ऑप्शन ए दीप्तकालिता में, ऑप्शन बी बसंतीकरण में, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण में और ऑप्शन डी श्वसन में। तो फाइटोक्रोम्स जो भाग लेते हैं वो लेते हैं हमारा ऑप्शन ए दीप्तकालिता में जो है फाइटोक्रोम्स भाग लेते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में राइबोसोम्स स्थित होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में राइबोसोम्स स्थित होते हैं? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए थाइलेकाइड्स, ऑप्शन बी ग्रेनम, ऑप्शन सी आपका स्ट्रोमा और ऑप्शन डी जो है का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट के जो राइबोसोम्स स्थित होते हैं वो होते हैं ऑप्शन सी स्ट्रोमा में स्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 2 का जो ऑप्शन है सी स्ट्रोमा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड होते हैं और इनके ऑप्शन को देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए रंगहीन, ऑप्शन बी रंगीन, ऑप्शन सी लाल रंग के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट के जो प्लास्टिड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, यानी कि वो रंगहीन होते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग एक बार देखेंगे। जब किसी कोशिका को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिका प्रदर्शित करती है। किसी कोशिका को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो वो कोशिका क्या प्रदर्शित करेगी? ऑप्शन ए बाह्य परासरण, ऑप्शन बी द्रव्यानुकुंचन, ऑप्शन सी परासरण और ऑप्शन डी प्लाज्मोलाइसिस। तो जब किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो हमेशा क्या करेगी? वो करेगी आपकी द्रव्यानुकुंचन करेगी। द्रव्यानुकुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस करेगी। ऑप्शन बी जो है हमारा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 4 का जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है 5, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 कहता है अपनी गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कणों, अपने गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कणों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कहलाती है। कोई पदार्थ उसको उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गति है वो क्या कहलाती है? तो इनका ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए परासरण यानी जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी विसरण डिफ्यूजन हो जाता है, ऑप्शन सी पारगम्यता और ऑप्शन डी परासरण दाब। तो जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन यानी कि परासरण कहते हैं। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं या डिफ्यूजन करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। शुद्ध जल का जल विभव होता है, शुद्ध जल का जो जल विभव है वो पूछा गया है। पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल का जो जल विभव होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए लेस मोर देन 1, ऑप्शन बी लेस देन 1, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 1। तो शुद्ध जल का जो जल विभव होगा वो ऑप्शन सी 0 होगा। ऑप्शन सी जो है वो 0 होगा। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 को, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। भूमि में उपस्थित, प्रश्न कहता है हमारा भूमि में उपस्थित पानी की कुल मात्रा कहलाती है। भूमि में जो जल उपस्थित है उसकी कुल मात्रा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए होलार्ड, ऑप्शन बी चेसर, ऑप्शन सी फील्ड क्षमता और ऑप्शन डी इचार्ड। तो जो भूमि में कुल उपस्थित जल होता है तो उसको कहा जाता है होलार्ड कहते हैं। कुल उपस्थित जल को, जो भूमि में कुल उपस्थित जल होता है उसको होलार्ड कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है?
जाइलम में ट्रैकिड बेसिल्स और जाइलम पैरेकाइमा होते हैं, जिनमें से पहले दो मोटी दीवारों के निक्षेपण के कारण होते हैं। जाइलम में जो ट्रैकिमा बेसिलस और जाइलम पैरेकाइमा होते हैं वो पहले दो मोटी दीवारों के निक्षेपण के कारण होते हैं। तो ये इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लिग्निन, ऑप्शन बी पैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एंथोसाइनिन और ऑप्शन डी फ्लेवेनोइड। तो जो जाइलम में जो आपका बैसिलस जाइलमा और पैराकाइंड होते हैं वो होते हैं हमारा ऑप्शन ए लिग्निन। किसके कारण होते हैं? लिग्निन के कारण होते हैं। तो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। दीप्तकालिका की खोज किसने की थी? दीप्तकालिका की जो खोज है वो किसने की थी? फोटोपेडिज्म की जो खोज थी वो किसने की थी? ऑप्शन ए देखते हैं स्कूज एंड मिलर ने, ऑप्शन बी बेन एंड ओबरबेक ने, ऑप्शन सी बारबर्ग ने और ऑप्शन डी गार्नर और एलार्ड ने। तो दीप्तकालिका फोटोपेडिज्म की जो खोज की थी वो खोज की थी ऑप्शन डी गार्नर और एलार्ड ने। तो प्रश्न संख्या 9 का जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है मूल दाब शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? द टर्म रूट प्रेशर बाज कॉइंड बाई। मूल दाब शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है उसको देखते हैं। इसके ऑप्शन को एक बार देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टरबर्गर 1891, ओवरटॉन 1911, ऑप्शन सी स्टेफन हेल्स 1727 और ऑप्शन डी गोडलेवास्की 1884। तो इसका जो आंसर होगा प्रश्न संख्या 10 का जो आंसर है, प्रश्न संख्या 10 का जो आंसर है स्टेफन हेल्स 1727। स्टेफन हेल्स जो है 1727 ने मूल दाब शब्द को गढ़ा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? तरल के रूप में पौधों के जीवित ऊतकों से पानी की हानि के रूप में जाना जाता है। जो लिविंग प्लांट हैं यानी लिविंग है वो प्लांट हैं, तो उनमें जो ऊतकों से पानी की जो हानि होती है उनको किस नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बाष्पीकरण जिसको एवापोरेशन कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन, परासरण ऑस्मोसिस, बिंदु स्राव जिसको गुटेशन बोलते हैं। तो तरल के रूप में पौधों के जीवित ऊतकों से पानी की हानि जो निकाल दिया जाता है पानी उसको कहते हैं बाष्पोत्सर्जन जिसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, जो पानी की हानि होती है। प्रश्न संख्या 11 का जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। 12 कहता है दो विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरे अंडाकार आकार के छोटे छोटे छिद्रों को जाना जाता है। उन छोटे छोटे छिद्रों को किस नाम से जाना जाता है? इनको देखते हैं। ऑप्शन ए गार्ड सेल, ऑप्शन डी जो है प्रेंकियामोटस सेल, ऑप्शन सी जलाइम सेल और ऑप्शन डी फ्लोएम सेल। यानी ये इसको कहते हैं जाइलम सेल, इसको कहते हैं फ्लोएम सेल। तो विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरे अंडाकार आकार के छोटे छिद्रों को जाना जाता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इनको गार्ड सेल कहते हैं, रक्षक कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या को 13 को देखेंगे। पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मापदंड किसने दिया था? जो हमारी फसलों में पोषक तत्व चाहिए होते हैं, अब कितने हो गए? 17 पोषक तत्व। पहले 16 पोषक तत्व थे और एक पोषक तत्व और शामिल किया गया जिसको निकल है, तो टोटल हमारे 17 पोषक तत्व हो गए। तो इन जो आवश्यक अनिवार्यता का जो पोषक तत्वों का जो मापदंड दिया है वो किसने दिया है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ऑप्शन देखें। अर्नोन और स्टाउट 1939, नॉप्स और सैचे 1940, हैगलैंड 1940, ग्रिक्स 1940। तो जो पोषक तत्वों का कॉन्सेप्ट दिया था तो ऑप्शन ए अर्नोन और स्टाउट ने दिया था। अर्नोन और स्टाउट ने दिया था। तो प्रश्न संख्या
13 का जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 कहता है पुरानी पत्ते पूरी तरह से पीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन तेज गति से करता है पुरानी पत्तियों में। तो नाइट्रोजन जो तेजी से गति करता है पुरानी पत्तियों से, यानी पुरानी पत्तियों से किन पत्तियों की तरफ वो तेजी से गति करता है। तो इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन कहते हैं ऑप्शन ए नीचे पत्तियों में, मध्य पत्तियों में, नवीनतम पत्तियों में। तो ये पुराने पत्ते पूरी तरह से पीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन तेजी से गति करता है पुरानी पत्तियों से। किसकी तरफ गति करता है? वो करता है आपका नवीनतम पत्तियों की तरफ। ओल्ड लीफ से न्यू लीफ की तरफ जो है नाइट्रोजन जो है मूवमेंट करने लगता है। तो प्रश्न संख्या जो 14 का हमारा ऑप्शन है वो सी हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 14 का सी आंसर। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गंधकधारी अमीनो अम्ल नहीं है? कौन सा गंधकधारी जो सल्फर वाला अमीनो एसिड नहीं है? इसको देखते हैं। इसके ऑप्शन को एक बार पढ़ते हैं। सिस्टीन, ऑप्शन बी टाराइन, ऑप्शन सी मेथियोनाइन और ऑप्शन डी हिस्टिडाइन। तो जो गंधक रहित या बिना गंधक वाला जो अम्ल नहीं है वो आपका हिस्टिडाइन हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। 16 कहता है प्रश्न संख्या 16 कहता है पालक, गेहूं एवं अन्य धान्य फसलों में चूना प्रेरित क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? क्लोरोसिस जो है वो निम्न फसलों में किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन बी सल्फर की कमी से, ऑप्शन सी आयरन की कमी से, ऑप्शन डी मैग्नीशियम की कमी से। तो पालक, गेहूं, अन्य धान्य फसलों में चूना प्रेरित क्लोरोसिस की जो किसकी कमी से होता है वो होता है ऑप्शन सी आपकी आयरन की कमी से। आयरन की कमी से जो हो जाता है वो क्लोरोसिस हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न देखते हैं। मक्का में सफ़ेद कलिका, वाइट वर्ड ऑफ मेज, सफ़ेद कलिका किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी फास्फोरस। तो जिंक में जो वाइट वर्ड जो डिजीज़ होती है वो आपकी जिंक की डिफिशियंसी के कारण होती है। जिंक की कमी के कारण मक्का में सफ़ेद कलिका जो रोग हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18, वाहक अवधारणा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाहक अवधारणा। ऑप्शन इनके पढ़ते हैं। ऑप्शन ए होनर्ड 1937, स्ट्रीट 1962, लेंडेगार्ड तथा बोरस्टॉम 1933, रेवरस्टोन 1951। तो वाहक अवधारणा जो सिद्धांत दिया था वो होनर्ट ने दिया था 1937 में। वाहक अवधारणा जो सिद्धांत है वो दिया था होनर्ट 1937 ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है हमारा 19। पीत एंजाइम को इस नाम से जाना जाता है। पीत जो एंजाइम है यानी कि येलो एंजाइम इज आल्सो नॉन एज येलो एंजाइम, पीला एंजाइम के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B5 और ऑप्शन डी विटामिन B6। तो देखिए विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो थायमीन होता है और विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। और ऑप्शन जो सी है विटामिन B5, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो पेंटोथेनिक होता है, यानी पी से पेंटोथोनिक हो जाएगा। और विटामिन B6 जो होता है वो पायरिडॉक्सिन होता है। तो पीत एंजाइम के नाम से जो विटामिन जानी जाती है वो जानी जाती है ऑप्शन बी विटामिन B2।
विटामिन B2 जो है वो येलो एंजाइम नाम से भी जानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है हमारा, किसके कारण बरसात में दरवाजे फूल जाते हैं? किसके कारण बरसात में दरवाजे फूल जाते हैं? ऑप्शन ए एंडोमोसिस, ऑप्शन बी डिफ्यूज़न, ऑप्शन सी ट्रांसलोकेशन और ऑप्शन डी इम्बिबिशन। तो जो बरसात के समय जो दरवाजे फूल जाते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इम्बिबिशन के कारण जो है वो दरवाजे फूल जाते हैं, नमी का ऑब्जर्प्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, स्टोमेटा रात के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं, पौधों के जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के समय बंद रहते हैं और रात्रि के समय खुल जाते हैं। वो किन में होता है ये देखते हैं। सकुलेंटस में, मीजोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिन के समय जो स्टोमेटा बंद रहते हैं और रात्रि में खुलते हैं तो ऑप्शन ए सकुलेंट्स में होता है ये चीज़ें। और ये ज़्यादा इसको क्या कहते हैं, ये कैक्टस ग्रुप होता है। जो कैक्टस ग्रुप होता है उसमें ये पाई जाती है, ये प्रक्रिया उनमें पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, एक तत्व जो रंध्र गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो रंध्रों में जो मूवमेंट होता है वो उसमें कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नंबर 1 Na सोडियम, ऑप्शन बी के पोटास, ऑप्शन सी Mg मैग्नीशियम और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो मूवमेंट के लिए जो ऑप्शन बी है हमारा पोटास, ये उत्तरदायी होता है। तत्वों में रंध्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो वो मूवमेंट के लिए पोटास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23, बिंदुस्राव किसके द्वारा होता है? बिंदुस्राव किसके द्वारा होता है? इनके ऑप्शन को एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए बाउंड्स, ऑप्शन बी लेंटिल्स, ऑप्शन सी हाइडेथोडस और ऑप्शन डी स्टोमेटा। तो जो बिंदुस्राव होता है वो हमारा हाइडेथोडस के द्वारा होता है। जो हमारी पत्तियां होती हैं, कोई सी भी पत्ती होती है तो पत्ती के किनारे के जो जहाँ से आपका वाष्पोजन की प्रक्रिया अधिक तेज होती है उसको कहते हैं हाइडेथोडस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जड़ और टहनी के सिरे को तेजी से खराब होना किसकी कमी के कारण होता है? जड़ और टहनी का जो तना होता है वो जल्दी खराब होने लगता है, वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण ऐसा होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी कार्बन। तो जड़ और टहनी के सिरे का तेज़ी से खराब होना जो होता है वो ऑप्शन ए कैल्शियम की कमी के कारण ये समस्या पेड़ पौधे या फसलों में देखने को मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, IAA संश्लेषण में कौन सा एंजाइम आवश्यक है? तो IAA होता है इंडोल एसिटिक एसिड संश्लेषण में कौन सा एंजाइम या कौन सा तत्व जो है वो आवश्यक होता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी कैल्शियम। तो IA इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में आवश्यक होता है वो होता है जिंक। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, कई फलों और सब्जियों की ताज़ा उजागर सतह काली क्यों हो जाती है? कोई जो फल होता है, सब्जियां होती हैं, अगर उनको काट के रख देते हैं तो जो उजागर जो सतह का मतलब होता है वो कटा हुआ है, क्यों हो जाती है, वो काली क्यों हो जाती है? ऑप्शन ए गंदा चाकू उन पर लोहे के कुछ निशान छोड़ देता है, यानी गंदा चाकू उन पर कुछ लोहे के निशान छोड़ देता है। ऑप्शन बी फल काले रंग के होते हैं। ऑप्शन सी वातावरण में उपस्थित धूल के कण उनके ऊपर जम जाते हैं। और ऑप्शन डी चाकू से लोहे के अंश की उपस्थिति में टैनिन एसिड का ऑक्सीकरण उन्हें काला कर देता है। तो जो टैनिन एसिड होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट होता है। तो उजागर फल और सब्जियों की सतह काली हो जाती है क्योंकि जो
चाकू के लोहे के जो अंश होते हैं टैनिन का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा तत्व न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड, एटीपी, एडीपी, एनएडीपी में सामान्यता होता है? तो कौन सा ऐसा तत्व है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वगैरह में सामान्यता होता है? तो इसको देखते हैं। ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी सोडियम। तो इसमें जो तत्व होता है हमारा ऑप्शन सी जो है वो फास्फोरस हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कहता सूर्योदय के ठीक पहले पत्ती के पानी की क्षमता को रिकॉर्ड करना संकेत कर सकता है। सूर्योदय से ठीक पहले जो पानी की जो पत्ती होती है, पत्तियों का जो पानी होता है उनके रिकॉर्ड करना संकेत जो है वो कर सकता है। किसका कर सकता है? ऑप्शन ए मृदा जल की उपलब्धता, पत्ती जीर्णन यानी लीफ एजिंग्स, मूलदाव, रूट प्रेशर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूर्योदय से ठीक पहले पत्ती के पानी की क्षमता को रिकॉर्ड करना संकेत कर सकता है। किसका करता है संकेत? कि मृदा में जल जो है वो उपलब्ध है, मृदा में जल जो है वो उपलब्ध है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ सोइल वाटर। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 को देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के दौरान, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया होती है, यानी लाइट रिएक्शन होती है, जल के प्रकाश अपघटन से संबंधित तत्व। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन को इसको देखते हैं। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी मैग्नीज और ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी फेरस। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान जल के प्रकाश अपघटन से संबंधित तत्व है, तो वो तत्व है आपका ऑप्शन बी मैग्नीज। तो मैग्नीज वो है वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जल अपघटन से संबंधित तत्व है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा एक अजैविक तनाव नहीं है? विच वन इज नॉट ए एबायोटिक स्टेट? कौन सा अजैविक तनाव नहीं है? इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए सोलिनिटी, यानी जिसको सैलिनिटी बोलते हैं। सैलिनिटी का मतलब होता है आपका जो सैलिनिटी होती है, सैलिनिटी तत्व के बारे मतलब सैलिनिटी जो होती है वो आपके पौधों में पाई जाती है, जिसको कहते हैं हम लवणता। सैलिनिटी मतलब लवणता। पक्सीनिया एक फंगस के कारण होता है। और ऑप्शन सी आपका हो जाएगा अल्कालिनिटी जिसको क्षारता बोलते हैं, और हीट। तो निम्न में कौन सा अजैविक तनाव नहीं है? तो इसमें अजैविक तनाव नहीं पूछा गया, तो वो पूछा गया पक्सीनिया, क्योंकि पक्सीनिया जो है वो एक फंगस के कारण होता है, तो फंगस के रूप में चला जाएगा। और बाकी जो सैलिनिटी वगैरह है ये आपका लवणता हो जाएगी, ये आपका क्षारिता हो जाएगी, और हीट ये आपकी गर्मी हो जाएगी। तो अजैविक तनाव नहीं है, वो पक्सीनिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं एक बार। 32 कहता है कोशिका झिल्ली में तत्वों के सक्रिय परिवहन के लिए आवश्यकता होती है। कोशिका झिल्ली में जो तत्वों के सक्रिय परिवहन के लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए देखते हैं आपका। ऑप्शन ए कहता है आपका एटीपी की। ऑप्शन बी दोबारा से प्रश्न को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली में तत्वों के सक्रिय परिवहन के लिए आवश्यकता होती है। तो कोशिका झिल्ली में सक्रिय जो तत्व हैं उसके परिवहन के लिए आवश्यकता होती है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए एटीपी की, ऑप्शन बी साइलिक एएमपी की, ऑप्शन सी जो एसिटिलिलोलाइन की, और ऑप्शन डी है फ्लोरोग्लोनिल की। तो जो कोशिका झिल्ली में सक्रिय तत्व परिवहन की आवश्यकता होती है वो होती है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है मोलिब्डेनम किसका घटक है? मोलिब्डेनम किसका घटक? तो मोलिब्डेनम एमओ के बारे में बात की गई। मोलिब्डेनम किसका घटक है? ऑप्शन ए फास्फेट रिडक्टेज सिस्टम की, ऑप्शन बी नाइट्रेट रिडक्टेज सिस्टम की, ऑप्शन सी फास्फोरिलीज की, और ऑप्शन डी फोटोलाइजिंग वाटर सिस्टम की। तो जो ऑप्शन नंबर 33 का हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा सही होगा। मोलिब्डेनम नाइट्रेट और रिडक्टेज सिस्टम का ही एक घटक है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 34 और 34 कहता है हमारा लेग हीमोग्लोबिन किसकी गतिविधि की रक्षा करता है। लेग हीमोग्लोबिन किसकी गतिविधि की रक्षा करता है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है नाइट्रेट रिडक्टेज की, ऑप्शन बी नाइट्रोजिनेस की, ऑप्शन सी कैटालेज की और ऑप्शन डी साइटोक्रोम की। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है वो किसकी गतिविधि की रक्षा करता है, वो नाइट्रोजिनेस की रक्षा करता है। ऑप्शन 34 का वी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है निकोटिनेमाइड और IAA का अग्रदूत है। निकोटिनेमाइड और IA बता चुका हूँ, इंडोल एसिटिक एसिड का अग्रदूत है। कौन इसका अग्रदूत है, देखते हैं ऑप्शन। ग्लाइसिन, ऑप्शन बी टायरोसिन, ऑप्शन सी ट्रिप्टोफैन और ऑप्शन डी ग्लूटामाइन। तो निकोटिनेमाइड और इंडोल एसिटिक का जो अग्रदूत है वो ऑप्शन जाएगा हमारा सी। ट्रिप्टोफैन जो है वो इन दोनों का अग्रदूत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है। तो सबसे अधिक अवशोषित प्रकाश संश्लेषण में होने वाला कलर है, उनको देखते हैं। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैंगनी और ऑप्शन डी हरा। तो प्रकाश संश्लेषण में जो सबसे अधिक अवशोषित होने वाला कलर होता है वो होता है रेड। लाल कलर जो है प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां कुछ प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां प्रमुख सिंगलिंग अणु हैं जो प्रतिक्रिया की अवधि में उत्पन्न होते हैं। जो प्रतिक्रिया की अवधि में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो इनके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए जैविक तनाव, ऑप्शन बी अजैविक तनाव, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन प्रजातियों में सिंगलिंग अणु जो प्रतिक्रिया में उत्पन्न होते हैं वो जैविक तनाव और अजैविक तनाव दोनों होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है वो हमारा ए और बी दोनों है वो करेक्ट आंसर होगा। तो 37 का ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉनों के चक्रीय प्रवाह में फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। तो फेरेडॉक्सिन से किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन है वो स्वीकार किए जाते हैं। तो इनके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्लास्टोक्विनिन, ऑप्शन बी प्लास्टोसाइनिन और ऑप्शन सी साइटोक्रोम F और ऑप्शन डी साइटोक्रोम B। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन होना चाहिए था साइटोक्रोम B6F। तो हमारा ऑप्शन 6 जाएगा क्योंकि इसमें जो स्वीकार किया जाता है वो किया जाता है साइटोक्रोम B6F को किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है पानी के प्रकाश अपघटन द्वारा फेरिसाइनाइड का फेरोसाइनाइड में अपचयन होना कहलाता है। तो फेरिसाइनाइड का किस में अपचयन हो रहा, फेरोसाइनाइड में हो जाता है। कब, पानी के प्रकाश अपघटन द्वारा। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं हिल रिएक्शन, ऑप्शन बी ब्लैकमैन रिएक्शन, ऑप्शन सी फॉस्फोफाइरिलेशन और ऑप्शन डी ग्लाइकोलाइसिन। तो पानी के प्रकाश अपघटन द्वारा फेरिसाइनाइड का फेरोसाइनाइड में अपचयन होना क्या कहलाता है, वो कहलाता है हिल रिएक्शन। दिस कॉल्ड टू बी द हिल रिएक्शन कहलाता है। तो 39 का ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में आत्मसात करने की शक्ति है। प्रकाश संश्लेषण में आत्मसात करने की शक्ति है। ऑप्शन ए ATP,
ऑप्शन बी GTP तथा NADPH2, और ऑप्शन सी NADPH2 तथा ATP, और ऑप्शन डी ATP NADPH2 तथा CO2। तो प्रकाश संश्लेषण में आत्मसात करने की जो होती है वो ATP तथा NADPH2 होता है। तो ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है फेरोडॉक्सिन तत्व है, फेरोडॉक्सिन तत्व है। तो फेरोडॉक्सिन कौन काहे का तत्व? ऑप्शन ए PS फर्स्ट का, ऑप्शन डी PS सेकंड का, यानी PS फर्स्ट होता है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, हेल रिएक्शन और सिट्रिक एसिड साइकिल। तो फेरोडॉक्सिन जो तत्व है वो हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट का तत्व है, फोटो सिस्टम तत्व। तो 41 का ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पहला स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण में यानी C3 पौधे के में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पहला स्थिर यौगिक कौन सा है, यानी C3 का प्रथम उत्पाद क्या है? प्रथम उत्पाद क्या है? तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है PEP, 3PGA, ऑप्शन सी ऑक्जेलिस्टिक एसिड, और ऑप्शन डी RUBP। तो जो C3 जो पौधे होते हैं उनका प्रथम उत्पाद होता है ऑक्जेलिस्टिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। C3 का जो उत्पाद ऑक्जेलिस्टिक एसिड होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है पौधों के बढ़ने और अपना जीवन चक्र एक ऐसे माध्यम पर पूरा करने की क्षमता जिसमें उच्च घुलनशील नमक होता है किस रूप से जाना जाता है? यानी पौधा अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं उच्च घुलनशील नमक जैसी स्थिति में, वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सहनशीलता, ऑप्शन बी अति संवेदनशीलता, ऑप्शन सी प्रतिरोधी, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी जो किसी के प्रति उस स्थिति में जैसे उच्च घुलनशील नमक की स्थिति में उत्पन्न हो जाता तो उस वैरायटी या उस पौधे को क्या कहते हैं? उसकी सहनशीलता कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। वो टॉलरेंस है किसके प्रति? नमक के प्रति वो टॉलरेंस है। तो पौधों के बढ़ने और अपना जीवन चक्र एक ऐसे माध्यम पर पूरा करने की क्षमता जिसमें उच्च घुलनशील नमक होता है किस रूप से जाना जाता है? तो सहनशीलता, वो उसकी सहनशीलता होती है यानी कि टॉलरेंस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न करता है क्रेंज प्रकार का शरीर रचना विज्ञान किसकी पत्तियों में पाया जाता है? क्रेंज प्रकार का शरीर रचना विज्ञान किसकी पत्तियों पे पाया जाता है? क्रेंज प्रकार का शरीर रचना विज्ञान किसकी पत्तियों में पाया जाता है? इसका ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए C3 पौधे, ऑप्शन बी C4 पौधे, ऑप्शन सी कैम पौधे, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्रेंज प्रकार का शरीर रचना विज्ञान जो पत्तियों पे पाया जाता है वो C4 पौधों में पाया जाता है। तो ऑप्शन जो है हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 45। गन्ने में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकरता है। तो गन्ने में कार्बन डाइऑक्साइड की स्वीकरता है। ऑप्शन ए फॉस्फोग्लाइलिक एसिड, ऑप्शन बी RUBP, ऑक्जेलेटिक और फास्फोफेनोलिक पायरूबिक एसिड। तो गन्ने में कार्बन डाई स्वीकरता है फास्फोगाइकोलिक एसिड, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए 45 का ए, 45 का जो ए हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नमक शहद फसलें अपने जीवन चक्र को किसके संतुलन के साथ बनाए रखती हैं? नमक सहनशील जो फसलें होती हैं वो किसके संतुलन के साथ अपना किसके जीवन चक्र को अपने संतुलन के साथ बनाए रखती हैं? ऑप्शन ए Na यानी कि सोडियम और पोटेशियम रेशियो, ऑप्शन बी एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोलाइन, ऑप्शन बी सिंथेसिसिंग ऑफ ABA, ऑब्जोलिक इसको कहते हैं आपका
अब्सेसिक एसिड, ABO को कहते हैं अब्सेसिक एसिड, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो नमक सहिष्णु फसलें अपने जीवन चक्र को किसके साथ संतुलन बनाए रखती हैं? वो बनाए रखते हैं ऑप्शन ए सोडियम और पोटेशियम के रेशियो के साथ अपने जीवन चक्र को संतुलन को बनाए रखती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूखे की स्थिति में पौधे अधिक जमा करते हैं। जब ड्रॉट कंडीशन होती है, सूखा हो जाता है, तो सूखे की स्थिति में पौधे अपने अंदर क्या जमा कर लेते हैं? तो इसके देखते हैं। ऑप्शन ए ABA अब्सेसिक एसिड, ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स यानी जिब्रेलिक एसिड, एसोडी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सूखे की स्थिति में है वो क्या जमा करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए एब्सेसिक एसिड, 47 का ऑप्शन जो है हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में किस रूप में संचित होती है? जो पौधों की विकिरण ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा के रूप में किस रूप में संचित होती है? ऑप्शन ए ATP, ऑप्शन बी NADPH2, ऑप्शन सी ग्लूकोज, और ऑप्शन डी आपका न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन 48 में आपका हो जाएगा, पौधे जो रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं वो ग्लूकोज के रूप में संचित करते हैं। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में किस रूप में संचित होती है? वो होती है ग्लूकोज के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है हैच और स्लैश चक्र नहीं पाया जाता। तो हैच और स्लैश चक्र नहीं पाया जाता है। तो हैच और स्लैश चक्र नहीं पाया जाता। तो देखिए हैच और स्लैश चक्र जो है वो C3 प्लांट में नहीं पाया जाता है, C3 प्लांट में नहीं पाया जाता। तो इनमें देखते हैं कौन से C3 प्लांट है, कौन से C4 प्लांट है। तो सेकेरम ऑफिसरेनम ये होता है आपका गन्ना, तो गन्ना है C4 प्लांट है, नहीं होगा। ऑप्शन बी जियामीज, ऑप्शन सी पेनिसेटम ग्लाउकम जिसको कहते हैं बाजरा, जियामीज आपका मक्का हो गया। हार्डम बल्गेयर ये C3 प्लांट है और इसको क्या कहते हैं आपका, इसको कहते हैं आपका जौ। तो जौ जो है वो C3 प्लांट, और C3 प्लांट में हैच और स्लैश चक्र नहीं पाया जाता। बाकी C4 प्लांट में हैच और स्लैश चक्र पाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हैच और स्लैश चक्र नहीं पाया जाएगा, वो हार्डम बल्गेयर में नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये C3 प्लांट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट है, प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट है। ऑप्शन ए सिराइन, ऑप्शन डी ग्लाइकोलेट, ऑप्शन सी मॉलिक एसिड, ऑप्शन डी फास्फोग्लिसरेट। तो हमारा जो इसका ऑप्शन नंबर 50 का जो ऑप्शन होगा हमारा ग्लाइकोलेट जो है प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट नहीं है। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक मिनट। अगला प्रश्न कहता है क्रेब चक्र में एक प्रतिक्रिया जिसके बीच में 6 कार्बन के यौगों के निर्माण के साथ शुरू होती है। क्रेब चक्र में एक प्रक्रिया जो 6 कार्बन यौगों के निर्माण के साथ शुरू होती है, तो उसको देते हैं मैलिक एसिड तथा एसिटाइल को एंजाइम्स ए, ऑक्जेलिसिटिक एसिड और एसिटाइल को एंजाइम ए, ऑप्शन सी पायरुविक एसिड तथा एसिटाइल एंजाइम को एंजाइम ए, और ऑप्शन डी पायरुविक एसिड और लिपोनिक एसिड। तो ऑप्शन जो हमारा 51 का है वो होगा ऑक्जेलिस्टिक एसिड और इकोटाइल को एंजाइम ए। तो क्रेब चक्र प्रतिक्रिया में 6 कार्बन यौगों के निर्माण के साथ शुरू होती है, वो ऑक्जेलिटिक एसिटिक एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ। तो 51 का ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा बी जो है वो करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रेब चक्र में एंजाइम एकोनिटेज के लिए आवश्यक खनिज उत्प्रेरक है। इसके ऑप्शन को देखते हैं। मैग्नीज,
फेरस, मैग्नीशियम और जिंक। क्रेब चक्र में एंजाइम एकोनिटेज के लिए आवश्यक खनिज उत्प्रेरक है, तो वो है हमारा Fe। Fe जो हमारा आयरन जो है वो एक आवश्यक खनिज उत्प्रेरक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है अवायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने वाला सबस्ट्रेट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने वाला सबस्ट्रेट है, ऑप्शन देखते हैं, ग्लूकोज, ऑप्शन बी एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑप्शन बी फॉस्फोग्लिसराइड और ऑप्शन डी पायरुविक एसिड। तो अवायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने वाला जो सबस्ट्रेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जड़ से प्ररोह तक जल की ऊपर की ओर गति को जाना जाता है। तो ऊपर की ओर, जड़ से ऊपर की ओर जो जल है वो गति करता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रसारोहण के रूप में, ऑप्शन बी स्थानांतरण के रूप में यानी कि ट्रांसलोकेशन के रूप में, ऑप्शन सी अवशोषण के रूप में और ऑप्शन डी बाष्पोत्सर्जन के रूप में यानी कि ट्रांसपोरेशन के रूप में। तो जड़ के प्ररोह तक जल को ऊपर की ओर गति करने को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑप्शन ए रसारोहण के रूप में जो है उसको जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवशोषित और संचित खाद्य सामग्री को पौधे के एक भाग से दूसरे भागों में स्थानांतरित करने के किस रूप में जाना जाता है? तो जो अवशोषित संचित खाद्य सामग्री को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित करने को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका तो ऑप्शन आप देख ही रहे होंगे, इसका हो जाएगा स्थानांतरण, ऑप्शन बी। 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 57। लाइकोपीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिससे अलग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए लाइकोपीन किसका वर्णक है? टमाटर का लाइकोपीन जो है वो टमाटर का वर्णक है, यानी टमाटर में रेड कलर किसके उत्तरदायी? लाइकोपीन की वजह से होता है। तो ये शक्तिशाली ऑक्सीडेंट, इसे किससे अलग जिसे अलग किया जाता है? तो ऑक्सीडेंट है जिसे अलग किया जाता है, तो देखते हैं किससे? टमाटर से किया जाता है। ऑप्शन सी जो है टमाटर से किया जाता है। प्रश्न संख्या 58। पौधों में वृद्धि मापी जाती है। पौधों में जो है वृद्धि मापी जाती है, पौधों में वृद्धि जो है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो इनके ऑप्शन को हम देखते हैं। ऑप्शन ए ऑस्मोमीटर से, ऑप्शन बी ऑक्सेनोमीटर से, ऑप्शन सी जो है आपका फोटोमीटर से, ऑप्शन डी एनीमोमीटर से। तो पौधों में जो वृद्धि मापी जाती है वो ऑक्सेनोमीटर से नापी जाती है। तो 58 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधे में बौनेपन को किसके साथ उपचार करके नियंत्रित किया जा सकता है? पौधे में जो बौनापन है वो किसके साथ उपचार करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो इनके ऑप्शन को देखता हूँ। ऑप्शन है जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन है इंडोल एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन और ऑप्शन डी एथिलीन। तो जो बौनेपन को किसके द्वारा उपचारित करके यानी किसके साथ उपचारित करके ट्रीटमेंट करके कंट्रोल किया जा सकता है, वो होगा हमारा ऑप्शन ए जिब्रेलिक एसिड के साथ उपचारित करके बौनेपन को उपचार को नियंत्रित किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आज की श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न है और इसी के साथ ही हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। इस श्रृंखला में आज हमने आपको 60 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं और ये जो है आपका सेमेस्टर सेकंड फंडामेंटल क्रॉप फिजियोलॉजी में पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी। तो आज का अंतिम प्रश्न पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। केले का कृत्रिम पक्वन किसके अनुप्रयोग से प्रेरित होता है? आर्टिफिशियल जो राइपनिंग करते हैं वो केले में, वो किसके प्रयोग से वो क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। तो ऑप्शन ए जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन बी इंडोल एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी ऑब्सेसिक एसिड और ऑप्शन डी एथिलीन।
तो जो हमारा केले में कृत्रिम पकवान के अनुप्रयोग के लिए जो प्रेरित करता है वो ऑप्शन डी हमारा एथिलीन। एथिलीन जो फलों को पकाने के प्रयोग में लाया जाता है, स्पेशली केले को। तो आज की श्रृंखला को हम यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों की श्रृंखला बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और चाहते हैं आप लोग किसी भी क्वेश्चन से संबंधित आप लोग कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।